नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहने का मतलब यह है कि जो एक बालक का ना विकास किस प्रकार से होता है, उसका सांस्कृतिक और जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से बालक जो है वो एक प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, कैसी मेंटलिटी होती है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर पहले आप लोग शिक्षण अभिरुचि करके बताते, अब सेम इसको बाल विकास कैसे कर दिए। तो दोनों नाम एक ही है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन जब प्री डीएलएड का एग्जाम था ना तो उसमें शिक्षण अभिरुचि नाम था और इसमें बाल विकास नाम है। बाकी दोनों अगर सिलेबस की बात करोगे या विषय के बारे में बात करोगे दोनों सेम ही से किसी भी प्रकार से अंतर आप लोगों का नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद ना मैं आप लोगों को 25 से 30 एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, तो आज से ना हम लोगों का जो सीजी टेट का जो एग्ज़ाम है 1 फरवरी 2026 का ना, तो कंटिन्यू उसके लिए हम लोग ना क्लास डेली आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो अब आप लोगों के समक्ष ना किसी भी प्रकार की गैप वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, तो कंटिन्यू आप लोगों को क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहला हम लोग ना इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आप लोग का जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस क्लास के होने के बाद ना इसका जो पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ पर आप लोगों का इसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना अब हम लोग ना इसकी थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, साथ में पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल आप लोग सुनिए। ठीक है, और जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता ना तब तक पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों का। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। दूसरा को पढ़ो, बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक की करता है। अगर साफ तरीके से समझाओ ना तो बाल विकास क्या है, तो व्यवहारों का अध्ययन है, जो बालकों के व्यवहार का ना इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसमें ना गर्भावस्था जब जब एक महिला गर्भ धारण करती है ना तब से उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मृत्यु पर्यंत तक की इसके जो व्यवहार है उसका अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, बाल विकास क्षमताओं का विकास की दिशा का अध्ययन करता है। नेक्स्ट को पढ़िए। बाल विकास विकास क्रम की सभी अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, बाल विकास के अंतर्गत बालक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व का अध्ययन किया जाता है, जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास के अंतर्गत बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यताओं और विकृतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन मनोचिकित्सा है। मतलब ध्यान से इसको पढ़िए, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन मनोचिकित्सा है। तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन क्या है, तो मनोचिकित्सा है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे अधिगम कल्पना चिंतन तर्क स्मृति तथा प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। नेक्स्ट को पढ़िए। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही थ्योरी पढ़ना था। और ये जो टॉपिक है ना बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ना, तो जब मैं आप लोगों को इसका जो एमसीक्यू अभी कराऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को ना बहुत विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग ना क्या कीजिए, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल रहेगा आप लोगों का। ठीक है, और इसमें जितना भी प्रश्न करेंगे ना वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, चाहे वो सीटेट में हो चाहे वो और किसी अन्य स्टेट का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें ना। ठीक है, तो ऐसे चुनिंदा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए
लेकर के आता हूँ। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों टीचिंग मेथड्स और विषय के ज्ञान में दक्षता, या ऑप्शन डी अति मानक भाषा एक्सेस एक्सटेंडेड लैंग्वेज में पढ़ने की दक्षता स्किल। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए, फिर इसका विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी धैर्य और दृढ़ता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर ना धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्यों? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, प्राथमिक स्तर पर कहने का मतलब ये है कि कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक की जो एक शिक्षक होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा धैर्य और दृढ़ता चाहिए। एक्चुअल वजह ये होता है कि अगर आप लोग ना डीएलएड करे होंगे ना, तो और उसमें जब ट्रेनिंग में गए होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आपकी बात सुनते ही नहीं है उतना ज़्यादा। आप कुछ और बोलते रहोगे, वो कुछ करते कुछ और रहते हो, मतलब आप पढ़ाते रहोगे और बच्चे उठ करके आपके सामने आ जाएंगे, सर इसको बताओ ना, उसको बताओ ना। तो ऐसे में ना एक शिक्षक को थोड़े से धैर्य चाहिए कि छोटे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से और दृढ़तापूर्वक उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बड़े क्लास के वो बच्चे नहीं जो एक बार में आपके कहनों को मान जाए, तो इसलिए धैर्य सबसे ज़्यादा जरूरी है और अपनी दृढ़तापूर्वक उसमें पेशेंस के साथ आपको वैसे कार्य को करने पड़ते हैं। मतलब एक शिक्षक का जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होना चाहिए, ठीक है। धैर्य होना चाहिए उसमें बच्चों के लिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। छोटे बच्चे को हैंडल करना थोड़े से ना टफेस्ट काम होता है, ठीक है। मतलब टफेस्ट जो वर्क है वो होता है, ठीक है। जिस प्रकार से बड़े बच्चों को हैंडल कर लोगे, लेकिन छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस धैर्य की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ना रटना बिल्कुल भी नहीं है। अपने इमोशन को, अपने जो एक्सपीरियंस है ना, उसको अटैच करके पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने जब इंटर्नशिप में गए होंगे ना, तो आप लोग को ऐसे करते हुए आप जब अनुभव किए होंगे ना, तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट यूनिक है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में ना कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनमें लक्ष्य समान होते हैं, ऑप्शन बी सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, ऑप्शन सी एक विषमरूपी कक्षा हेटेरोजेनस क्लासरूम में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, या ऑप्शन डी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यता रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रत्येक शिक्षार्थी, शिक्षार्थी करने का मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो या विद्यार्थी होते हैं वो ना स्वयं में विशिष्ट यूनिक होते हैं, मतलब अपने आप में वो यूनिक होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी आप लोग ना दो स्टूडेंट लेकर के आ जाओगे ना, चाहे कहीं से भी कोई भी ना, तो दो जो स्टूडेंट है वो समान नहीं होंगे, मतलब एक समान उनमें योग्यता, एक समान गुण, एक समान रुचि, एक समान प्रतिभा बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी ना अपने आप में डिफरेंट होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं। जो एक विद्यार्थी जानता है वो दूसरा नहीं जानता, जो दूसरा जानता है वो पहला नहीं जानता। तो ऐसे करके ना उन बच्चे में ना अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं छुपी होती है, ठीक है। तो वो सारे जो बच्चे हैं ना वो अपने आप में यूनिक होता है, ये कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। अपने आसपास के बच्चों को लेकर के समझो, या अपने घर के बच्चों को लेकर के समझो, या आप लोग ना अनुभव करके समझो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को रटना नहीं है, आपको समझना है। जितना अच्छे से समझोगे उतना जल्दी आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, ऑप्शन ए स्नेह का, ऑप्शन बी विश्वास का, ऑप्शन सी सम्मान का, या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। ये तो सरल है आप लोगों के लिए।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो एक शिक्षक जो है ना और विद्यार्थी है ना, तो उसके बीच जो संबंध है वो स्नेहपूर्ण होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और साथ ही सम्मान का भी होना चाहिए, है ना। तो ये सभी इनमें जो रहेगा ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों के मन में ना हजारों सवाल होंगे, चाहे वो सीजी टेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करे बोल करके, और हाल ही में आप लोगों ने प्री बीएड और प्री डीलेट का एंट्रेंस एग्जाम अगर दिए होंगे ना, तो उसका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, मतलब उसका काउंसलिंग कब होगा, इसका प्रोसेस कैसे होगा, और इसका जो बुक है मतलब जो ना सीजी टेट के लिए क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, तमाम ऐसे आप लोगों के मन में सवाल आएगा ना। तो इसके लिए आप लोग चाह रहे होंगे कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को शेयर करूँ ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सबसे पहले ना टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल पर ना बाय एमडी धीवर करके सर्च मारिए, वहाँ आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपना जो टेलीग्राम के चैनल का लिंक है उसमें आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले आप ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद ना वहाँ आप लोगों को ना सबसे फर्स्ट में आप लोग को एक फ़ोनपे का स्कैनर मिलेगा, और फ़ोनपे पे स्कैनर करके ना आप लोग मात्र 200 कितना, तो 200 रुपये आप लोग फ़ोनपे करोगे ना, तो मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, और उसका फ़ोनपे करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट होगा ना उसको मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है ना तो उसमें मेरे को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते ही मैं अपना जो पर्सनल नंबर रहेगा वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ गया कि सर ये तो गलत है, तो आप लोगों को बता दूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि एक छोटा छोटा सवाल के लिए भी आप लोग फ़ोन करोगे मुझे पता है। ठीक है, तो जिसको विशेष आवश्यकता है ना तो वो उसके लिए है। ठीक है, और वैसे भी 200 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से एक बार मार्केट जाओगे तो उससे ज़्यादा खर्च करके आ जाते हो, और खुद के पढ़ने के लिए, खुद के आगे भविष्य के लिए ये तो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोगों को विशेष आवश्यकता होगा ना वो उसके लिए मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा। मतलब ये है कि मैं खुद बात करूंगा, जब चाहे तब आप लोग बात कर सकते हो, और अपनी कोई भी समस्या है ना तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको सबसे पहला टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ आप लोगों को स्कैनर मिल जाएगा, और वहाँ पे आप लोगों को केवल 200 रुपये फ़ोनपे पे करना है, और स्क्रीनशॉट लेके केवल आप लोगों को मेरा जो इंस्टा आईडी है बाय एमडी धीवर करके वहाँ आप लोगों को शेयर करना है। वहाँ मैं देखते ही आप लोगों को तुरंत ही आप मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे दूंगा, तो पर्सनल आप लोग दोबारा अच्छे से बात कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम फ़ोन कर लो, मैं 24 घंटे आप लोगों का जो फ़ोन है वो रिसीव कर लूँगा, और आपको भी जो आपकी समस्या है उसको सुन करके आपको सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगा, अपना पूरा 100% दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, आपके ऊपर है, लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, वो आपके ऊपर है, अगर लेना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 200 रुपये। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप लोग प्रश्न पढ़ने पर ध्यान दीजिए, लास्ट में सोचिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता कंपटीशन की भावना को, ऑप्शन बी सहयोग कोऑपरेशन की भावना को, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता रिवॉल्वरी की भावना को, या ऑप्शन डी तटस्थता न्यूट्रलिटी की भावना को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए ईजी है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सहयोग कोऑपरेशन की भावना को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो जो एक अच्छा अध्यापक है ना वो विद्यार्थी के मध्य को क्या बढ़ावा देगा? जी हाँ, दो जो विद्यार्थी है उसमें क्या बढ़ावा देगा? कोऑपरेशन की भावना को, मतलब सहयोग की भावना को ही ना बढ़ावा देगा। जी हाँ, तभी ना वो आगे चल करके दूसरों को सहयोग करना, मदद करना, अपना जो कर्तव्य है वो समझेगा। तो एक अच्छा अध्यापक का जो कर्तव्य होगा ना वो जो विद्यार्थी उसके मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए एक ही बार ना हम लोग ना प्रश्न का लेवल को टफ नहीं करूँगा, धीरे धीरे ना जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे टफ करते जाऊँगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया
क्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। या ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर मैं आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 5 को थोड़ी सरल शब्दों में समझाऊँ ना, तो प्रश्न क्रमांक 5 का है कि एक शिवानी नाम की एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपने शिक्षक से ना एक प्रश्न पूछा है, और वो जो शिक्षक है ना वो उस प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो वो शिक्षक का एक दायित्व होता है ना कि वो एक शिक्षक होने के नाते ना वो जो प्रश्न शिवानी ने किया है उस प्रश्न का ना जो आंसर है उसे ढूंढना चाहिए, और ढूंढ करके ना बाद में उसको अच्छे से समझ करके उसका आंसर देना चाहिए। उसे चुप करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसको चुप कराने को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटाना भी बिल्कुल नहीं चाहिए, और शिक्षक को कहना चाहिए कि इसमें मैं नहीं जानता बोल करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो है ना वो निगेटिविटी को दर्शाता है एक शिक्षक के प्रति। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो पॉजिटिविटी को दर्शाता है, मतलब पॉजिटिव आंसर देता है ये वाला। और आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग ना सीडीपी पढ़ोगे, मतलब आप लोग ना जो शिक्षण अभिरुचि है उसको अगर पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों को ना हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना है। बाल विकास में हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आप लोगों को लेना है, ठीक है। जब तक प्रश्न नेगेटिव नहीं कहता है ना तो आप लोग नेगेटिव आंसर बिल्कुल मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। ऑप्शन सी, कुछ समय के पश्चात। या ऑप्शन डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो क्या इसका आंसर है बताइए आप लोग पहले। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है ना तब इसका आंसर देना चाहिए। मतलब ये है कि बच्चों की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए, मतलब बच्चों को ना किसी चीज़ को देखकर या किसी प्रश्न को लेकर के ना अगर उनके मन में क्यूरियोसिटी है, जानने के लिए जिज्ञासा है ना, तब एक शिक्षक होने के नाते ना उसकी जो जिज्ञासा है, एक बालक की जो जिज्ञासा है उसको ना तत्काल उसका जवाब देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी की जो जिज्ञासा है वो शांत हो पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए, अध्यापन विषय टीचिंग सब्जेक्ट का। ऑप्शन बी, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी का। ऑप्शन सी, शिक्षा संहिता एजुकेशन कोड का। या ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, मतलब एक अच्छा शिक्षक होने के नाते ना उस शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का उसे ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का कहने का मतलब ये है कि जो एक शिक्षक जो पढ़ाएगा ना तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, तो इसके लिए वो तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बाल मनोविज्ञान का मतलब ये है कि जब वो ना प्राइमरी कक्षा को जब पढ़ाएगा ना तो बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं, उसके मन में क्या चलता है, किस क्वेश्चन को लेकर किस प्रकार की क्यूरियोसिटी है, इन सारी चीज़ को जानने के लिए ना बाल मनोविज्ञान को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक शिक्षक को ज्ञान क्या होना चाहिए, तो अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए, वंशानुक्रम का। ऑप्शन बी, वातावरण का। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। या ऑप्शन डी, आर्थिक कारकों का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो इजी है आप लोगों के लिए, तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक का विकास परिणाम है, मतलब एक जो बालक है ना तो उसका विकास किस प्रकार से होगा, उसको प्रभावित करने वाली कारक या उसको विकास का जो परिणाम है ना वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का हो जाएगा। वंशानुक्रम कहने का मतलब यह है कि हेरिडिटी, मतलब जो ना जो एक बालक है उसके पिता की जो जीन होगी ना, मतलब जो उसमें जो सिंड्रोम वगैरह जो होगा ना, मतलब एक प्रकार से मान के चलो कि अगर उसके पिता को अगर कि चश्मा लगा होगा तो ज़रूरी है कि इसके बालक को भी, जो बच्चा है उसको भी चश्मा लग जाए। ठीक है, मतलब उसका जो कुछ आदतें हैं, उसका जो कुछ कुछ सिंड्रोम है ना वो सारा चीज़ उस बालक में आता है ना, तो वो वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, मान करके चलो कि किसी के पिता को अगर ना डायबिटीज़ है तो ज़रूरी ये भी हो जाता है कि उनके बच्चों को भी आगे चलकर ऐसे हो जाता है। वजह ये होता है कि वंशानुक्रम के कारण होता है। ठीक है, उसके अलावा वातावरण की अंतःक्रिया, वातावरण कहने का मतलब है कि जिस वातावरण में जो बालक रहता है ना तो उस प्रकार से उसका विकास होगा। मतलब ये है कि अगर एक बालक गांव में रहेगा तो गांव के तौर तरीके के बारे में जानेंगे, अगर शहर में रहेंगे तो शहर में टेक्नोलॉजी और उसको तौर तरीकों के बारे में जानेंगे। तो दोनों के वातावरण में प्रॉपर अंतर होगा ना, तो बालक के विकास को ये प्रभावित करता है, मतलब बालक के विकास का ये परिणाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन ए शिक्षक अपने ही क्रम में प्रवृत्ति दिखाएंगे, ऑप्शन बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेंगे, ऑप्शन सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यालय में श्रम स्फूर्ति का विकास करने के लिए, मतलब विद्यालय में जो छोटा छोटा कार्य होता है ना, जैसे कि थोड़े बहुत सफाई करना, ताकि बच्चे को सफाई के प्रति जागरूक कराया जा सके, है ना, कि अपने आसपास के एरिया को साफ़ करना और उसके अलावा स्वच्छता बनाए रखना। तो इन सारी चीज़ जो छोटा छोटा श्रम टाइप से जो वर्क है ना तो उसको समय समय पर किया जाता है, और ऐसे करने का जो मतलब होता है ना वो विद्यार्थियों में ना श्रम करने का अवसर प्रदान करना और उसको ना अवेयर करना, इन सारा चीज़ होता है। ठीक है, अगर एक विद्यार्थी को ना किसी प्रकार के श्रम करने का अवसर प्रदान करोगे ना तो बिल्कुल वो उस कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन ए मानवीय सामर्थ्यों ह्यूमन एबिलिटीज़ में परिवर्तन का परिणाम करता है, ऑप्शन बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, ऑप्शन सी बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या ऑप्शन डी किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है बोला है, तो बाल विकास की जो परिभाषा है ना तो उसका जो अध्ययन क्षेत्र है ना वो बच्चों के ना संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या उसके सामर्थ्यों का जो क्रमिक विकास है ना वो उत्तरदायी होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, जो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहयोग करता है, ऑप्शन बी परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, ऑप्शन सी यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या ऑप्शन डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। मतलब प्राथमिक कहने का मतलब ये है पहली से 5वीं तक की जो एक शिक्षक है ना तो उसको बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों होता है ये पूछा है। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिए होता है जी कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके जो बालक के जो मनोविज्ञान है ना उसकी जो व्यवहार है उसकी जो रुचि है वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते, इन सारे मनोविज्ञान जो बाल मनोविज्ञान है ना तो उसे समझना एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी चंचल होते हैं, बात बात पर अपना क्वेश्चन जो है अपना सवाल जो है वो बदलते रहता है, तो उसके लिए ना धैर्य की आवश्यकता होता है और जो बाल मनोविज्ञान है उसका ज्ञान होना सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान की, ऑप्शन बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ऑप्शन सी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो एक जो शिक्षक है उसे क्या जानकारी होना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जानकारी होना चाहिए और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी की मत की भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। मानचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है। ऑप्शन ए अर्थ संग्रहता कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने की एक तकनीकी, ऑप्शन बी जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, ऑप्शन सी मन का चित्र खींचना, या ऑप्शन डी मन के कार्य का अन्वेषण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मन के कार्य का अन्वेषण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है। तो मनोचित्रण कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अक्सर ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए अपने माइंड में ना मनोचित्रण मतलब माइंड मैपिंग बनाया होगा। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास लेते समय एक चीज़ बताया था ना कि एक जो थ्योरी है किंडरगार्टन विधि, तो किंडरगार्टन विधि के जो जनक है वो फ्रॉबेल है करके बताया था। तो ऐसे आप लोग रटते थोड़ी ना रहोगे जी क्या किंडरगार्टन विधि का जो जनक है वो फ्रॉबेल है। आप लोगों को माइंड मैपिंग के थ्रू एक चीज़ समझाया था ना, ये जो किंडरगार्टन है उसे आप लोग गार्डन समझो, और गार्डन में क्या रहता है? तो फ्रॉग रहता है। फ्रॉग मतलब क्या होता है? मेढक रहता है। तो फ्रॉग को ही क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रॉबेल बोलेंगे। तो किंडरगार्टन को गार्डन समझना और फ्रॉबेल को फ्रॉग समझना मतलब मेढक समझना। तो ऐसे आप लोग माइंड मैपिंग के थ्रू आप लोग ये किसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हो ना। तो सेम इसमें बोला है कि मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है बोला है। तो मनोचित्रण माइंड मैपिंग का जो संदर्भ है ना वो मन के कार्य का अन्वेषण मतलब मन में जो कार्य है उसका हम लोग अन्वेषण करके क्या किए, हम लोग चित्र बना करके उसे याद रखें ना। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? तो सबसे जटिल और कठिन जो अवस्था है ना वो किशोरावस्था हो जाएगा। वजह ये है कि सबसे ना किशोरावस्था में लोग जो है ना क्या बनना होता है, क्या चीज़ करना है, करे क्या ना करे, सारा चीज़ का ना ये जो जटिल प्रक्रिया होता है कि एक्चुअल में हमें फ्यूचर में करना क्या, इन सारी चीज़ को लेकर। तो किशोरावस्था जो है ना वो बहुत ही जटिल एवं कठिन अवस्था माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। एक पीटी प्लेयर शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी
शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण फील्डिंग का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। या ऑप्शन डी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शन करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण फील्डिंग का अधिक अभ्यास करवाना। तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहे ना, तो आप लोगों को सरल तरीके से समझाओ ना। तो एक जो पीटी का प्लेयर है, मतलब एक जो ना वो शिक्षक है ना पीटी का ना, वो ये कहता है कि शिक्षार्थियों को जो खेल है क्रिकेट में ना, तो उसको सुधारवाने के लिए और क्या क्या उसको करना चाहिए। तो उसकी खेल को सुधारने के लिए उसे क्षेत्र रक्षण फील्डिंग अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। जी हाँ, मतलब अगर कि क्रिकेट खेलता है तो उसमें अभ्यास ही सबसे ज़्यादा ना ज़रूरी होता है। तो ये जो पीटी का जो शिक्षक है ना वो भी यही कह रहा है कि एक जो विद्यार्थी है उसे ना बार बार अभ्यास करनी चाहिए ताकि उस क्षेत्र में ना वो काफ़ी निपुण हो सके। ठीक है, तो इसलिए ना बार बार अभ्यास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।